हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रियल इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट इन सब में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लम वैल्यू फॉर पम्प्ड कंक्रीट। तो जो पंप कंक्रीट होता है, बेसिकली पहले समझते हैं कि पंप कंक्रीट होता क्या है। जब आप किसी हाई राइज या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब आप कंक्रीटिंग करते हैं या आपको कंक्रीट कुछ लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पंप कंक्रीट का यूज करते हैं। पंप कंक्रीट में बेसिकली क्या होता है कि पंपिंग बाय फोर्स के थ्रू क्या होता है, पाइप आपकी होलो पाइप होती है जिसमें क्या किया जाता है, बाय फोर्सफुली उसको क्या किया जाता है, पुश किया जाता है और जो जिस लेवल पे हमें पहुंचाना होता है उस लेवल पे हम लोग उसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एज पर IS 456/2000 जो कि प्लेन एंड आरसीसी, प्लेन कंक्रीट एंड आरसीसी के लिए एप्लीकेबल है, IS 456/2000। इसी क्लॉज नंबर 7.1 में मेंशन है कि दिस स्लम वैल्यू फॉर द पम्प्ड कंक्रीट इज 75 mm to 100 mm। अगर आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक कटआउट को इसमें, जो कि आपका IS 456/2000 का कटआउट है, यहाँ मैंने इसमें अटैच किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पम्प्ड कंक्रीट लिखा हुआ है। पम्प्ड कंक्रीट के सामने आप देखेंगे 75 to 100 mm का मेंशन किया गया है। तो जब आप 75 to 100 mm के स्लम्प वैल्यू रखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कंक्रीट होती है थोड़ा फ्लूइड हो जाती है, जो कि फ्लो हो सकता है, इजीली थोड़ा सा फ्लो हो सकता है। और उसे क्या किया जाता है कि पुश किया जाता है पंपिंग के थ्रू, और उसको क्या किया जाता है, हाई राइज बिल्डिंग पे उसको डिलीवर किया जाता है। अगर आपको बाइंडिंग कंक्रीट करनी है, सेलो सेक्शन में कुछ करना है, पेवमेंट में करना है, तो क्या होना चाहिए आपका, ये 25 mm से हम लोग उसको कम रख सकते हैं, मतलब एक तरह से ड्राई रख सकते हैं। तो अगर आप मास कंक्रीटिंग करनी है या लाइट रेनफोर्स सेक्शन है या बीम वॉल्स कॉलम इन सब का करना है, फ्लोर्स का करना है, तो जो अपने स्लम वैल्यू होनी चाहिए वो 25 mm से 75 mm के बीच में होनी चाहिए, और इसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, लो होगी। अगर हैंड प्लेस्ड पेवमेंट हो, कैनाल लाइनिंग हो, स्ट्रिप फुटिंग हो, हैवली रेनफोर्समेंट हो या बीम हो, वॉक हो, वॉल्स हो, कॉलम्स हो, स्लिप वर्क हो या पम्प कॉर्किट हो, तो इसमें क्या हो सकता है, 50 to 100 mm के बीच में होना चाहिए। बट फॉर द पंप कॉन्क्रीट ये क्या होना चाहिए, 75 to 100 mm का होना चाहिए। अगर आप पाइलिंग कर रहे हैं या ट्रिमिंग कॉन्क्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होती है, आपको रिक्वायरमेंट जो होती है स्लम की वो ज़्यादा होती है, वो क्या होनी चाहिए, 100 to 150 mm के आसपास की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अलाउएबल टॉलरेंस फॉर कंक्रीट कवर साइज। अब जैसे मान लीजिए हम कंक्रीट कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट को प्लेस करते हैं और क्या करते हैं, फिर हम शटरिंग को लगाते हैं। तो रेनफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में आप देखे होंगे कि थोड़ा गैप मेंटेन किया जाता है। वो आपके ड्राइंग में मेंशन रहता है कि 50 mm रखनी है, 25 mm रखनी है, 30 mm रखनी है, 40 mm रखनी है या 60 mm रखनी है, जो भी रखनी है वो मेंशन रहता है। वो क्यों रहता है, सबसे पहले तो कवर होता क्या है वो समझते हैं। कवर बेसिकली क्या है कि आपको, आप जो रेनफोर्समेंट फिक्स कर रहे हैं और आपके जो शटरिंग एरिया है, मतलब जो आउटर फेस होने वाला है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। वो गैप क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हम कंक्रीट को फिल करेंगे। और कंक्रीट को क्यों फिल करेंगे, कंक्रीट को जब हम फिल करेंगे और वो जब हार्ड होगा तो क्या होगा, आपका जो ये रेनफोर्समेंट है, वो रेनफोर्समेंट क्या होगा, बाहर के कांटेक्ट में नहीं होगा, मतलब आपकी जो बाहर का जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके एक्सपोजर में नहीं होगा। जो कि क्या होगा कि आपका सीलेंट या फिर क्या कहते हैं कि आपका रस्ट, इन सबों से क्या करेगा कि आपके रेनफोर्समेंट को बचाएगा। दूसरा क्या होगा कि जब आप इसमें स्पेस देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, कंक्रीट को फिल करते हैं, तो ये कंक्रीट और आपका जो रेनफोर्समेंट है उसके बीच में क्या होगा, एक प्रॉपर बॉन्डिंग होगा, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। तो जब आप इसके बीच में, जैसे कि आप यहाँ रेनफोर्समेंट है और रेनफोर्समेंट के बीच में आपने यहाँ शटरिंग लगाया और शटरिंग के बीच में जो गैप है, तो क्या होगा, उस गैप को मेंटेन करने के लिए आप कैसे, जब रेनफोर्समेंट फिक्स कर रहे हैं तो गैप कैसे मेंटेन होगा। आप जब कंक्रीट करेंगे तो हो सकता है कि वर्कमैनशिप की वजह से या काम करने के टाइम क्या वो आपका जो स्टील है, जो भी रेनफोर्समेंट है, वो क्या हो सकता है, खिसक सकता है और हो सकता है कि वहाँ गैप ना मिले, कहीं ज़्यादा गैप मिले। तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कि आपको जो भी टोलरेंस, आपको जो भी कंक्रीट कवर दिया गया है, आपको अगर वो मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस साइज का यहाँ पर एक कंक्रीट ब्लॉक लगाते हैं, जो कि क्या करता है कि आपको आपके रेनफोर्समेंट को शिफ्ट होने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है।
तो अब ये समझते हैं कि एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 12.3.2 में ये मेंशन है, द एक्चुअल कॉन्क्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाई +10 mm एंड -0 mm। अब यहाँ पर आप जो लिखा हुआ है इससे हम समझते हैं कि आपका जो कॉन्क्रीट कवर मेंशन है, आपके ड्राइंग में मेंशन है या IS 456 में जो मेंशन है, आपको उससे डेविएट नहीं करना है। अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, +10 mm तक जा सकते हैं। अगर जैसे सपोज समझते हैं, अगर कहीं 50 mm का कवर मेंशन है तो हम उसको 60 mm तक कहाँ वहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 mm बढ़ाकर हम 60 mm तक कवर दे सकते हैं, बट 60 mm से ज़्यादा नहीं दे सकते। बट अगर माइनस की बात करें कि अगर क्या 40 mm का दे सकते हैं या क्या 45 mm का दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। आप जो कवर आपको मेंशन किया गया है, जो कवर आपको बताया गया है, उस कवर से आप नीचे के साइज का नहीं दे सकते। हम उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो भी कितना, 10 mm का। तो ये आप बिल्कुल जब साइट पे काम करने वाले हैं या फिर आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ही इसको ध्यान रखिए, ताकि क्या हो कि आपको जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ इंटरव्यूअर पूछ दे तो आप वहाँ पर स्टक ना करें। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक कटआउट यहाँ पे लगाया है आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ लिखा हुआ है 12.3.2, इसमें क्या है, टॉलरेंस फॉर द कवर, कवर के बारे में बता रहा है कि क्या टॉलरेंस होना चाहिए। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कॉन्क्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाई +10 mm एंड 0 mm। अगर आपको नीचे नहीं जाना है, डाउन साइड नहीं जाना है, और आप अगर अप साइड जा रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, 10 mm का प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डोजेज ऑफ रिटार्डर वी कैन यूज। रिटार्डर बेसिकली क्या है, एक एडमिक्सचर है, और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं तो हम लोग वर्केबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर एज पर रिक्वायरमेंट हम उसमें क्या करते हैं, एडमिक्सचर को ऐड करते हैं। तो रिटार्डर भी एक एडमिक्सचर है। अब पहले ये समझते हैं कि रिटार्डर का काम क्या है। रिटार्डर क्या करता है कि आपकी जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिले करता है। आपके जो कंक्रीट या सीमेंट की जो सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट की होती है मिनिमम। ठीक है, 30 मिनट क्या होता है, 30 मिनट के बाद वो सेट करना शुरू करता है। बट अब कभी क्या होता है कि जब आपका वेदर क्या हो कि ड्राई हो, ठीक है, और ड्राई होने से वजह से क्या होगा कि आप जैसे ही कंक्रीट मिक्स करेंगे वो सूखना स्टार्ट करेगा, और क्या होगा कि सेटिंग करने से पहले क्या होगा, उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा, आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और वो कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट बिल्कुल ही स्टिफ हो जाएगा, और वो कंक्रीट धीरे धीरे सेट होने लगेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि उसमें रिटार्डर यूज करते हैं। दूसरा क्या करता है, रिटार्डर का दूसरा वर्क क्या है, एक तो पहले आपको बताया मैंने कि रिटार्डर का क्या काम है, आपके सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिले करता है। दूसरा क्या करता है, हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसको भी क्या करता है, कम करता है। तो इसका दो देखिए, इसका जो यूजेज है बेसिकली यूज कब हम लोग करते हैं, जब कोई आरएमसी है आपकी, जो कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी आ रही है, जो जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन का टाइम में क्या है कि 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 60 मिनट का उसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिटार्डर यूज करते हैं। और रिटार्डर यूज करने से क्या होता है, जो उसकी सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो सेट क्या होगा, जो 30 मिनट में सेट होना था वो थोड़ा टाइम और उसका बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप कंक्रीट कर रहे हैं ड्राई वेदर में, तो क्या होगा कि वहाँ पर क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक आने के चांस हो जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा स्लो करता है ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो और वो धीरे धीरे हो, जिसकी वजह से क्या हो कि क्रैक आने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने आपको रिटार्डर के बारे में बताया, क्वेश्चन जो था उसमें क्या आंसर इसका, एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 10.3.3 द मैक्सिमम परसेंटेज डोजेज ऑफ रिटार्डर वी कैन यूज इज 0.5% बाय द वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल। जो भी आपका सीमेंटियस मटेरियल है उसका क्या होगा, 0.5% हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। वो क्या, कौन सा, रिटार्डर। अब चलिए देखिए, मैं आपको एक कटआउट यहाँ पर लगाया हूँ जो कि आपका IS 456 का है। इसमें देखिए क्लियर मेंशन किया गया 10.3.3 जो हमने पहले आपको यहाँ पर बताया था। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि डोजेज ऑफ रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर shall be restricted to 0.5, 1 and 2% respectively by weight of cementitious material।
अब इसमें क्या है कि जैसे रिटार्डर का क्या है 0.5% है, प्लास्टिसाइजर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1% यूज़ कर सकते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 2% के आसपास हम यूज़ कर सकते हैं। वो 2% किसका होगा, वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल का। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन गया है। एक तो रिटार्डर हम कितना यूज़ कर सकते हैं 0.5, और अगर प्लास्टिसाइजर अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कितना कर सकते हैं 1%, और सुपर प्लास्टिसाइजर अगर यूज कर रहे हैं मिक्सचर तो उसको कितना कर सकते हैं मैक्सिमम 2%। बट इसमें आप देखेंगे कि जो फर्दर मेंशन किया गया material and unless a higher value is agreed upon between the manufacturer and the constructor based on the performance test। अब क्या है, अगर आपको इससे ज़्यादा यूज करना है मिक्सचर, जो कि आपको यहाँ मेंशन किया गया 0.5, 1 या 2% से अगर आपको ज़्यादा यूज करना है फॉर द रेस्पेक्टिव रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं उस क्वांटिटी को ऐड करने के बाद पहले उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, और परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद आप अगर देखेंगे कि आपकी कंक्रीट में कोई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ऑल्टर नहीं हो रही है तो हम उस परसेंटेज को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये किसके बीच में, एग्रीड अपॉन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंस्ट्रक्टर। जो मैन्युफैक्चरर है या जो कंस्ट्रक्टर है उस दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इसको ऐड कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रिकमेंडेड मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456-2000। अभी देखिए क्या है कि जब हम लोग साइट पे क्या करते हैं कंक्रीट मिक्स करते हैं, तो कंक्रीट मिक्स करने में हमेशा एक कन्फ्यूजन होता है कि हम कंक्रीट को कितना मिक्स करें। अगर आप कंक्रीट को ज़्यादा मिक्स करेंगे तो उससे भी क्या चांसेस हो सकता है कि आपका एग्रीगेट क्या हो सकता है, सेग्रीगेशन का हो सकता है चांसेस, जिसमें क्या होगा एग्रीगेट एक साइड हो जाएगा, आपका जो मोर्टार होगा वो एक साइड होने के चांसेस है। तो उसका क्या है कि आप कितना कर सकते हैं। मिनिमम भी अगर आप करेंगे तो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, आपका एग्रीगेट अलग होगा, आपका सैंड अलग दिखेगा, जिससे क्या कि स्ट्रेंथ में कमी आने वाली है। तो एज पर IS 456 अगर आप क्लॉज नंबर रेफर करेंगे तो 10.3.1 में ये सब मेंशन किया गया IS 456-2000 के। जैसे देखिए यहाँ कटआउट हमने एक लगा रखा है, देखिए इसमें मेंशन किया गया कि फॉर गाइडेंस द मिक्सिंग टाइम शैल बी एटलीस्ट 2 मिनट। क्या कि एटलीस्ट 2 मिनट होना चाहिए मिक्सिंग टाइम। For other types of more efficient mixture, manufacturer recommendations shall be followed. For the hydrophobic cement, it may be decided by the engineer in charge। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका एटलीस्ट कितना होना चाहिए 2 मिनट का होना चाहिए। बट अगर आपका कोई मोर इफिशियंट मिक्सचर है जिसकी RPM वैल्यू ज़्यादा है, जो कि अच्छे से मिक्स कर पा रहा है, तो वो क्या करना, उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी मैन्युफैक्चरर उसके रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट का अगर हम लोग कोई कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं तो एज पर द इंजीनियर इंचार्ज के मतलब डिसीजन पे ही आपको उसको कितना मिक्स करना है वो डिसीजन इंजीनियर इंचार्ज का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ स्टेयर केस लैंडिंग। जैसे आप देखिए कोई स्टेयर केस है आपका, ये आपकी क्या होगी फ्लाइट हो गई, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लैंडिंग बनाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका स्टेयर केस का जो लैंडिंग होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए। तो स्टेयर केस की जो लैंडिंग होगी उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो जो फ्लाइट की विड्थ होगी एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं बट उससे कम नहीं ले सकते। जैसे कि मान लो कि आपका ये क्या है फ्लाइट है, तो आप लैंडिंग इतना नहीं ले सकते, ठीक है। जब भी आपको लेना पड़ेगा और इतना ही लेना पड़ेगा। और जब जनरली रिकमेंडेड होता है कि आपकी जो फ्लाइट की विड्थ होती है वो 900 mm तो होनी ही चाहिए, या फिर आप इसको 3 फीट भी बोल सकते हैं। 3 फीट या 900 mm तो आपकी विड्थ होनी ही चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपकी लैंडिंग भी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए 3 फीट से 900 या 900 mm के आसपास का होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।